बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने साइटोकाइनेसिस को डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ साइटोकाइनेसिस। तो लास्ट लेक्चर में भी हमने इसको डिफ़ाइन किया था कि वो माइटोसिस की स्टेज या वो सेल डिवीजन की स्टेज जिसमें सेल डिवाइड होता है। यानी पहले जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वो कार्योकाइनेसिस थी कि हमने देखा था कि एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस कैसे बनते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक सेल से दो सेल कैसे बन रहे हैं, जिसके अंदर ऑलमोस्ट कार्योकाइनेसिस हो चुकी है। तो एनिमल और प्लांट में जो माइटोटिक इवेंट्स हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, वो तो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, लेकिन जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल में जो ही टीलोफेज एंड होती है, एट लेट टीलोफेज का मतलब कि टीलोफेज का एंड अगर आ जाए तो एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होती कहाँ है, ये हमने कहा था माइटोटिक अपरेटस का पार्ट है। सेड सिग्नल टू द इक्वेटोरियल रीजन ऑफ सेल्स। तो जो इक्वेटर ऑफ द सेल्स है वहाँ कुछ सिग्नल सेंड करते हैं, वो केमिकल सिग्नल होते हैं। उन सिग्नल्स की वजह से सपोज हम कहते हैं कि ये हमारे पास है एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स और ये सिग्नल भेज रही हैं इस रीजन में। तो यहाँ कुछ प्रोटीन होती हैं जिनको कंट्रैक्टाइल प्रोटीन कहा जा सकता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की एबिलिटी प्रोड्यूस होती है किसी भी चीज़ के अंदर। तो एक्टिन और मायोसिन ये कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं, आर एक्टिवेटेड, ये एक्टिवेट हो जाती है टू फॉर्म कंट्रैक्टाइल रिंग, और ये फिर मिलके एक रिंग बना रही होती है। जैसे सपोज हम कहते हैं ये एक्टिवेट होने के बाद ये मिलके एक रिंग बना देती। इस रिंग को हम कहते हैं कंट्रैक्टाइल रिंग, क्योंकि इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट होने की सलाहियत है। कॉन्ट्रैक्शन से क्या मुराद है, जैसे ये रिंग बना है तो ये इस तरह कॉन्ट्रैक्ट होने की सलाहियत रखते हैं, इस वजह से इस रिंग को कहा जाता है ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग है। तो यहाँ कंट्रैक्टाइल रिंग बनना शुरू हो जाएगा। तो कंट्रैक्टाइल रिंग की फॉर्मेशन इन एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से होगी। उसके बाद जब ये रिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ एक क्लीवेज फरो डिवेल्प होगा। क्लीवेज फरो उस लाइन को कहा जाता है जिस लाइन ने आगे पूरा सेल डिवाइड करना है। यानी सेल मेम्ब्रेन थोड़ी सी अंदर की तरफ पिंच करेगी। वजह क्या है कि ये जो कंट्रैक्टाइल रिंग है वो भी अंदर की तरफ इस तरह कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा। तो सबसे पहले क्या हुआ कि एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स ने सिग्नल सेंड किए इक्वेटोरियल रीजन ऑफ द सेल्स। वहाँ एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन एक्टिवेटेड हो गई, जिसकी वजह से कंट्रैक्टाइल रिंग बन गया। अच्छा, कंट्रैक्टाइल रिंग के बनते ही जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्लीवेज फरो उस लाइन को कहा जाता है, उस जगह को कहा जाता है जहाँ क्लीवेज होगी, जहाँ सेल डिवीजन होगी। और जब ये यानी आप कह सकते हैं पिंचिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्लीवेज फरो बनाएगी, फिर ये डीप होती जाएगी टुवर्ड द सेंटर, यानी ये कॉन्ट्रैक्शन सेंटर की तरफ बढ़ती जाएगी और फाइनली सेल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगी। डीपन्स टुवर्ड द सेंटर एंड डिवाइड द सेल इनटू टू डॉटर सेल। तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म है कि एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल ने सेंड सिग्नल किए, एक्टिन मायोसिन प्रोटीन एक्टिवेट होगी, कंट्रैक्टाइल प्रोटीन बन गया, कंट्रैक्टाइल रिंग बन गया, उसकी वजह से क्लीवेज शुरू हो गई और वो क्लीवेज सेंटर की तरफ बढ़ती रही, जिसकी वजह से सेल दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। अच्छा, प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट में माइटोटिक इवेंट इन प्लांट आर सिमिलर टू एनिमल। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो प्लांट और एनिमल में ज़्यादातर जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है वो सिमिलर है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं जो हम डिस्कस करेंगे साइटोकाइनेसिस के हवाले से। सबसे पहले जो हायर प्लांट्स होते हैं उसमें सेंट्रियोल्स नहीं होते, और माइटोटिक अपरेटस हमने डिस्कस किया तो बनना सेंट्रियोल से होता है, लेकिन यहाँ कुछ ख़ास किस्म के एनालोगस रीजन होते हैं। अभी जो वर्ड है ना एनालॉजी, ये हमेशा उस जगह इस्तेमाल होता है जहाँ सिमिलर इन फंक्शन हो, फंक्शन के हवाले से वो सिमिलर हो लेकिन स्ट्रक्चर के हवाले से वो डिफरेंट हो, स्ट्रक्चर डिफर। तो एनालोगस रीजन का मतलब क्या है कि इसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट है, जो माइक्रोट्यूब्यूलर बैंड इसको कहा जाता है, कि ये टोटली सेंट्रियोल्स की अरेंजमेंट जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के उससे डिफरेंट है। तो इस वजह से इसको हम सेंट्रियोल्स नहीं कह सकते, लेकिन इसका फंक्शन भी वही है।
स्ट्रक्चर तो डिफरेंट हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट इसमें टोटली डिफरेंट है, सेंट्रियोल्स की अरेंजमेंट, इस वजह से इसको सेंट्रियोल्स तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन एनालोगस रीजन का काम वही है कि इसने माइटोटिक अपरेटस बनाना है, इससे आस्टल माइक्रोट्यूब्यूल्स भी बनेंगे, इससे आप कह सकते हैं स्पिंडल फाइबर भी बनेंगे, इससे पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स भी बनेंगी। अच्छा, दूसरा, चूंकि सेल वॉल होती है प्लांट सेल में और वो रिजिड सेल वॉल होती है, जब भी सेल डिवीजन होगी तो सेल शेप चेंज नहीं होती ज़्यादातर। अब यहाँ देखें तो सेल शेप चेंज हो रही है, तो लेकिन इसमें सेल शेप चेंज नहीं होती ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। तो यहाँ सेल डिवीजन कैसे होती है, तो यहाँ एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। तो फ्रेगमोप्लास्ट में क्या होता है कि कंट्रक्टाइल रिंग नहीं बन रहा होता, जहाँ जिस तरह यहाँ एक्टिन और मायोसिन के एक्टिवेट होने से कंट्रक्टाइल रिंग बनाते हैं, इसमें क्या होता है कि फ्रेगमोप्लास्ट इज फॉर्म फ्रॉम द वेजिकल्स। तो छोटे छोटे वेजिकल सेल्स में निकल रहे होते हैं, लेकिन निकल कहाँ से रहे होते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट MCQs भी बनता है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस, तो इससे छोटे छोटे वेजिकल्स निकल रहे होते हैं, और ये वेजिकल निकलना कब स्टार्ट होते हैं, जब मेटाफेज हो रही होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। और ये वेजिकल फिर गोल्जी अपरेटस से निकल के सेंटर में अरेंज होते हैं, और फिर ये सारे के सारे मिलके एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस बड़े से स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। और ये काम कब एंड होते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट यानी कब बन रहे होते हैं, एट द एंड ऑफ टीलोफेज। यहाँ तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि वेजिकल्स किस स्ट्रक्चर से या किस ऑर्गेनेली से निकल रहे हैं, दूसरी चीज़ किस सेल डिवीजन की फेज में निकल रहे हैं, और ये फ्रेगमोप्लास्ट किस फेज में बन रहा है। ये तीनों MCQs के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो वेजिकल्स निकल रहे हैं, जाहिर बात है आप कह सकते हैं गोल्जी अपरेटस से, जो गोल्जी अपरेटस एक मेम्ब्रेन का गुच्छा है जिससे वेजिकल्स भी जो जितना भी मटेरियल गोल्जी अपरेटस से निकलता है वो छोटी छोटी मेम्ब्रेन में लिपट के अब ये जो वेजिकल्स हैं ये बेसिकली ये मेम्ब्रेन है और उसके अंदर मटेरियल मौजूद है। तो जिस वक्त ये सारे अरेंज होंगे वेजिकल्स, तो जो इनकी मेम्ब्रेन होगी वो सेल मेम्ब्रेन ऑफ द डॉटर सेल्स बन जाएगी, यानी यहाँ अरेंज होके जो इनकी मेम्ब्रेन होगी वो सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो मटेरियल मौजूद है वो प्रिकर्सर है। प्रिकर्सर से क्या मुराद होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे मज़ीद नई प्रोडक्ट बनाई जाए, नई चीज़ें बनाई जाए, उसको हम कहते हैं प्रिकर्सर। यानी जैसे सेलुलोज का प्रिकर्सर से मुराद ये होगा कि सेलुलोज बनाने वाली मालिक्यूल्स, तो इसी तरह पेक्टिन का प्रिकर्सर से क्या मुराद होगा कि पेक्टिन बनाने वाले मालिक्यूल्स। तो ये जो मालिक्यूल इसमें मौजूद हैं ये प्रिकर्सर ऑफ सेलुलोज हैं, पेक्टिन है, और इसमें वो मटेरियल है जिससे सेल वॉल ने बनना है। तो membrane of these vesicle become membrane of the daughter cell, and vesicle also have precursor of material of cellulose and pectin। तो बहरहाल जब ये अरेंज होगी तो इनके मटेरियल से सेल वॉल बनेगी और इनकी मेम्ब्रेन से डॉटर सेल की भी सेल मेम्ब्रेन बनेगी। तो इस तरह हमारे पास ये दो सेल अटैच हो जाएंगे। तो इस वजह से आमतौर पे प्लांट सेल जो बनते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच ही रहते हैं इन सेलुलोज और पेक्टिन वाले मटेरियल से। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस, कि माइटोसिस की इंपॉर्टेंस के सबसे पहले इंपॉर्टेंस तो ये है कि इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम भी होती है और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन भी, दोनों बातें, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। वजह क्या है, क्योंकि इसमें हमेशा क्रोमेटिड अलहदा होते हैं और दोनों क्रोमेटिड एक जो क्रोमोसोम के होते हैं उनमें एक जैसी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे मैं कहता हूँ एक ये है और एक ये है, तो जब ये अरेंज अलहदा होंगे तो आधे क्रोमेटिड इधर आ जाते हैं, आधे क्रोमेटिड इधर आ जाते हैं, और उसके बाद इसी तरह आप कह सकते हैं आधे क्रोमोसोम इधर आ गए, आधे क्रोमोसोम इधर आ गए। तो इस तरह ये सेल इक्वली इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। तो जितने भी सेल में ये क्रोमोसोम जाएंगे तो ये दोनों सेल जो बनेंगे इससे, यानी आधे क्रोमोसोम नहीं क्रोमेटिड इधर आ गए, आधे क्रोमेटिड इधर आ गए। अब ये वाले हमारे पास दोनों के अंदर इंफॉर्मेशन चूंकि सेम थी तो दोनों साइड पे इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट क्या जा रही है, सेम जा रही है। तो इससे बनने वाले सेल और ये वाला जो सेल होगा वो हमेशा जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा। तो जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स, क्योंकि क्रोमोसोम और क्रोमेटिड की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई और क्रॉसिंग ओवर नहीं, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर के अंदर आमतौर पर क्रोमोसोम क्या कर रहे होते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे होते हैं।
अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा माइटोसिस से होती है। इस वजह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी सेल बनेंगे, जितने भी ऑर्गेनिज्म बनेंगे, वो हमेशा पेरेंट की तरह के होंगे। तो प्लांट एंड एनिमल अंडरगो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यू टू माइटोसिस। इसी तरह एक ऑर्गेनिज्म में जो रीजनरेशन का प्रोसेस हो रहा है, वो भी माइटोसिस। रीजनरेशन में क्या, नई सेल ने बनना है, तो वो भी माइटोसिस की वजह से है। हीलिंग ऑफ वाउंड हो रही है, उसमें भी नई सेल ने बनना है, तो वो भी माइटोसिस की वजह से है। एक जाइगोट के बाद जो जब भी डेवलपमेंट का प्रोसीजर चलेगा, तो वो भी हमेशा किससे चलेगा, जितने भी सेल नए बनेंगे वो हमेशा। इसी वजह से तो हम कह सकते हैं इंसान का जो जाइगोट बनता है उसमें 2n यानी 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो इंसान में के हर सेल में 46 क्रोमोसोम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सारे के सारे सेल किससे बने हैं, माइटोसिस से। तो सिर्फ गैमीट फॉर्मेशन वाहिद आप कह सकते हैं सेल डिवीजन है जहाँ मियोसिस होती है। अदरवाइज जहाँ भी डेवलपमेंट हो रही होगी, ग्रोथ हो रही होगी, उसके लिए जो भी सेल बन रहे होंगे वो हमेशा माइटोसिस से बनेंगे। डिपेंड अपॉन ऑर्डरली कंट्रोल। और ये माइटोसिस हमेशा ऑर्डरली कंट्रोल, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता माइटोसिस के अंदर मेल फंक्शनिंग हो गई तो फिर बड़े सीरियस किस्म के, यानी जितने भी स्टेप हैं डेवलपमेंट के, या आप कह सकते हैं ग्रोथ के या नॉर्मल सेल डिवीजन के, वो उनको ऑर्डरली मैनेज होना चाहिए, उसको ऑर्गेनाइज होना चाहिए प्रॉपरली। सेल डिवीजन होगी तब नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अगर सेल डिवीजन एबनॉर्मल हो जाए और तेज़ी से सेल डिवाइड करना शुरू हो तो ट्यूमर्स बनना शुरू होते हैं। अगर ट्यूमर पूरी बॉडी में फैल जाए तो कैंसर वगैरह बन सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं बॉडी के लिए। तो ये इम्पॉर्टेंस है कि कहाँ कहाँ माइटोसिस हो रही है। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट के जहन में कि जब हर सेल एक जैसी इंफॉर्मेशन रखता है, हर सेल एक जैसी इंफॉर्मेशन रखते हैं, यानी स्किन के सेल में भी वही इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन आँख के सेल में भी वही इंफॉर्मेशन है, ब्रेन के सेल में भी है, इसी स्टोमक के सेल में, तो फिर स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट बन जाए। तो ये हमने मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट में इसको डिटेल से डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 9 में, कि हर सेल के न्यूक्लियस में सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन, सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन, लेकिन साइटोप्लाज्म डिफरेंट है, डिफरेंट इन साइटोप्लाज्म। तो इस साइटोप्लाज्म के डिफरेंट होने की वजह से हम ये नहीं कहते कि सेल एक जैसे बनेंगे, हम कहते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल। कि जीन तो सारे सेल के एक जैसे होंगे, लेकिन बाज़ दफ़ा साइटोप्लाज्म के डिफरेंट होने की वजह से इससे स्ट्रक्चर डिफरेंट बन रहे होते हैं, स्किन बन रही होती है, ब्रेन बन रहे होते हैं, आइज़ बन रही होती हैं। तो ह्यूमन बॉडी के सारे सेल जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं, लेकिन साइटोप्लाज्म का डिफरेंस उनको डिफरेंट बना देता है एक दूसरे से, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म ने है वो सिलेक्शन ऑफ जीन करनी है, किसी जीन को ऑन करना है, किसी को ऑफ करना है। तो ये हमारा आज का लेक्चर है। अगले लेक्चर इंशाल्लाह हम कैंसर से रिलेटेड को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।